हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर आप लोग की मतलब उतना आप लोग का मे बी इंटरेस्ट होगा नहीं अभी तक, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगा ये फैक्ट्स तो आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ। देखिए क्या है, आज मैं आपसे कुछ ऐसे विषयों पर बात करूंगा जो कि हमारे देश से संबंधित हैं, हमारी राजनीति से भी संबंधित है और आज की डेट में जो पॉलिसी लेवल पे डिसीजन लिए जा रहे हैं उससे संबंधित है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस बनाए थे फार्म बिल के ऊपर और मैंने उसमें समझाया है कि फार्म बिल के फायदे क्या हैं बट उसके नुकसान भी क्या है। मैंने आगे इस पर रिसर्च किया, मैंने कुछ पढ़ा और मैंने कुछ अभी इंसिडेंट्स देखे। उससे मेरे को रियलाइज हुआ कि आने वाले समय में कुछ डेंजरस हो सकता है। देखिए, ये एक हाइपोथेसिस है जो कि मैं ऑन बेस्ड अपॉन पास्ट हिस्ट्री के ऊपर मैं ये हाइपोथेसिस आपको दे रहा हूँ और आशा करता हूँ आप इसको समझने की कोशिश करिए। 2011 में भारत में एक ब्लैकआउट हुआ था नॉर्थ इंडिया में। वो ब्लैकआउट मतलब लाइट चली गई थी। तो लाइट चली गई थी और मतलब आधे देश में अगर लाइट चली जाए तो कैसा माहौल होता है। काफी बेइज्जती होती है, काफी क्रिटिसिज्म होती है कि भाई कैसा इनका मतलब पावर सप्लाई है कि वो पूरा फेल हो गया। उस वक्त जो है बहुत सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं। कोई देश आपके ऊपर साइबर अटैक कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है एंड आप रिस्पॉन्ड करने के हालत में नहीं होते बिकॉज आपको पावर का क्राइसिस है, पावर क्राइसिस है। तो वो पावर क्राइसिस क्यों हुआ था? वो पावर क्राइसिस हुआ था बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन ऑफ कोल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कोई ऐसा है नहीं जिससे कि हम पावर रेगुलरली बनाएं। आज की डेट में जो सबसे एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है जिससे पावर बनती है देशों में, वो है ऑयल। और वो ऑयल जो है वो लिमिटेड है। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसा देखिए, फर्स्ट टाइम नेचुरल रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की बात बहुत पहले, आज से 1950 वगैरह के आसपास यूएस में साइंटिस्ट ने कही थी। और 1970 में के बाद एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसके बाद से यूएस ने अपना ऑयल यूज करना बंद कर दिया और उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि उनके पास बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व थे उस टाइम पे। बट उन्होंने अपने ऑयल को बचाना सोचा कि सही रहेगा रेदर देन इसको कंज्यूम करना, क्योंकि इन फ्यूचर ये इसी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो एडवांटेज में रहेंगे। आज की डेट में साउथ चाइना सी में भी जो आप लड़ाई देख रहे हैं, वो वहां पे चाइना और यूएस में जो एक तरीके से लड़ाई जारी है, वो लड़ाई भी इसीलिए है क्योंकि यूएस को भी वो ऑयल पे निगाह है और वो रूट पर निगाह है, और चाइना की भी वहां पे जो ऑयल है उस पर निगाह है। तो आपको अगर ये लगता है कि चाइना आपका दुश्मन है और यूएस दोस्त है, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि यूएस आपका दोस्त नहीं है। यूएस के वेस्टेड इंटरेस्ट है वो साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यूएस इसलिए वहां पे बैठा है। और अदरवाइज चाइना से भी बड़ा थ्रेट आपको किससे है? यूएस से है। यूएस किसी का सगा नहीं है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। उसने उस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फंडिंग की जिस वक्त हम सबसे ज्यादा आतंकवाद से जूझ रहे थे, हमको बहुत नुकसान हो रहा था। उस वक्त यूएस उसको खाना खिला रहा था, पाकिस्तान को, उसको आर्म्स दे रहा था, उसको F-16 दे रहा था और उसका माई बाप बना हुआ था, जो कि आज चाइना बना। तो ये देखिए, ये सबके देश के फायदे नुकसान की बात है। अब भारत में क्या है, हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को ग्रेट ब्रिटेन ने या आज के इंग्लैंड ने इसलिए बनाया क्योंकि पाकिस्तान, उन्होंने बफर स्टेट बनाया बिटवीन इंडिया एंड ऑयल सो दैट इंडिया कैन नॉट डेवलप एनी मोर। और जब भारत को बना रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है बढ़ जाएगा, उनका ये मानना था। बट भारत टिका रहा। भारत की जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, वो टिकी रही, जिससे आज उनको बहुत अचंभा होता है। तो देखिए, भारत
मेरा जो एनर्जी के बारे में आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और हमारा जो जीडीपी है जिसकी हम बात करते हैं, काफी लोग नहीं समझेंगे कि जीडीपी क्या है। तो देखिए, जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, या प्रोड्यूस। तो आप जितना चीजें बनाते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, तो मेरे पास अगर नोट भी है तो मेरा नोट किस काम के? तो अगर मेरे पास खाने के लिए एक रोटी है और मेरे पास 100 रुपए है, दूसरे किसी के पास 100 रुपए है, तो वो मेरे को अपने पूरे 100 रुपए भी दे देगा अगर उसको एक रोटी चाहिए, ठीक है। पर अगर मेरे पास 10 रोटी है और उसके पास 100 रुपए है, तो अगर उसको 10 रोटी चाहिए तो मेरे को 100 रुपए में 100 रुपए देगा, तो समझ लीजिए 10 रुपए की एक रोटी हो जाएगी, और 10 रोटियां मतलब 100 रुपए में आ जाएंगी। नहीं तो एक ही रोटी रहती तो एक ही रोटी का वैल्यू समझ लीजिए आप 100 रुपए। तो नोट छापने से जो है समाधान नहीं है, समाधान होता है आप कितना उत्पादन करते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं आप अपने देश में। तो आप जितनी उत्पाद करेंगे, जितनी चीजें बनाएंगे, जितने सर्विसेज बनाएंगे आप, उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, उतना ज्यादा आपका वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा। पहले जो चीज आप 100 रुपए में खरीदते थे वो 10 रुपए में आप खरीद पा रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा रोटियां बना रहे हैं या ज्यादा कोई भी सामान बना रहे हैं। रोटी तो मैंने एक एग्जांपल दी, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा सामान बनाएंगे उतनी ज्यादा आपका इन्फ्लेशन कम होगा, उतने ज्यादा आपका वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा, आपके रुपए का पावर बढ़ेगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। और उत्पाद करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस। जिस वजह से देखिए, जीडीपी का ग्राफ हम सोचते हैं कि हमेशा ऊपर जाए ऊपर जाए, परपेचुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ जो हमेशा बढ़ता है। बट ऐसे ग्रोथ जो हमेशा बढ़ता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज जो हमेशा बढ़ती हो, ऊपर जाती हुई नेचुरल रिसोर्सेज। बट आपका नेचुरल रिसोर्सेज कैसी है का ग्राफ कैसा है? 100 है तो अब कम होते 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 नीचे आएगा नेचुरल रिसोर्सेज। अब भाई आप कुएं में से तेल निकालते रहेंगे, तेल निकालते रहेंगे तो कम होगा ना नेचुरल रिसोर्स। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज का ग्राफ ऐसा है और परपेचुअल एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा है, तो जहां पे ये स्ट्राइक करेगा वहां पे रिसेशन भी आएगा। इसीलिए 2008 का रिसेशन आया था, क्योंकि ऑयल 2008 के आसपास हाफ टच कर गया, मतलब पीक टच कर गया। इसका मतलब हाफ ऑयल इज ऑलरेडी गॉन, और जो आधा बचा है वो परपेचुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ अगर आप कंसिडर करें तो वो 4 टाइम्स स्पीड से कंज्यूम होगा। तो अब मैं ऑयल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो ये पूरी दुनिया का डेवलपमेंट है, इट इज बेस्ड अपॉन ऑयल। क्यों ऑयल पे? आप बोलेंगे सोलर एनर्जी है भैया, इसमें जो है हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास जो है न्यूक्लियर पावर है, तो ये सब से हम बिजली बना सकते हैं। नहीं, जो ऑयल है इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑयल से के बाय प्रोडक्ट्स हजार हैं। देखिए, जिसमें से आपके लिए मैं कुछ गिना देता हूँ। वैसलीन पेट्रोलियम जेली से लेकर फिशिंग लाइन, प्लास्टिक, रबर, पॉलिस्टर, आपका जो है रोड का डामर, पेट्रोल, डीजल, टायर, ट्यूब्स, जितने भी आपके एलईडी जो टीवीज वगैरह बनते हैं उनमें लगता है, ठीक है। उसके बाय प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक वगैरह यूज होता है बहुत ज्यादा, आपके फैक्ट्रीज में लगता है, सीमेंट फैक्ट्रीज में लगता है, कंज्यूम होता है ऑयल। और वहां से जब सीमेंट बनता है तो आपके घर बनते हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बनता है। तो सोचिए, जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो इन सब का कॉस्ट बढ़ जाएगा। आज की डेट में सीमेंट का कॉस्ट, आप पहले आज से 10 साल पहले का सीमेंट का कॉस्ट देखिए और आज का सीमेंट का कॉस्ट देखिए, क्या हुआ है कि सीमेंट इतना कॉस्टली हो गया है। मतलब बहुत वृद्धि हुई है सीमेंट के प्राइस में। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो जिस पर वो डिपेंडेंट है वो एक्सपेंसिव होते जा रहा है। ऑयल इस एक्सपेंसिव होते जा रहा है। ऑयल का दाम देखिए, पहले 30 रुपए प्रति लीटर था, तो 35 हुआ, उसके बाद आज की डेट में 80, डीजल का प्राइस भी है 80 के आसपास, पेट्रोल भी है। तो सोच के देखिए कि ये ऑयल जब
कच्चे तेल का दाम घट गया, आपके देश में ऑयल के प्राइसेस नहीं घटे, क्योंकि आपके पास ऑयल है नहीं एक्चुअली। और कंट्रीज के पास बहुत, और 1990s के टाइम पे चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया इधर उधर, और उसने ऑयल में इन्वेस्ट किया, और मतलब और भी सारे कंट्रीज में उसने ऑयल रिजर्व्स पे अपना हाथ साफ किया है। 1990s में उसने लीज पे लिए कितने। तो देखिए चाइना आज की डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका, वो भी ऑयल के लिए है। कोई बोले कि उसको यूरोपियन कंट्रीज तक अपना सामान पहुंचाना है, मैं नहीं मानता। वो एक्चुअली उसको ऑयल तक अपना हाथ पहुंचाना है, जिससे कि वो मिडिल ईस्ट और ऑयल तक पहुंच सके, और उस वो जो इंडियन ओशन से उसका ऑयल जाता है अरेबियन सी से होकर के, उससे वो बच सके और उसको एक और सेकंड रूट मिल जाए जिससे कि उसका ऑयल उस तक पहुंच जाए। और इसीलिए उसकी पूरी लड़ाई साउथ चाइना सी में भी हो रही है। अब आप इसी बात को देखिए कि जब हमारे पास ऑयल नहीं है, तो अब मैं कहने की मेरे आपको ये समझाने का तात्पर्य क्या है? मेरा ये समझाने का तात्पर्य ये है कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट जो रिवर्सिबल हो। जब आप किसी भी जगह का कॉन्क्रीटाइजेशन कर देते हैं, किसी भी जगह को आप कंक्रीट से भर देते हैं, तो देखिए 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए 100 साल लगता है। और जब आप किसी भी लैंड पर कंक्रीट का ये डाल करके बिल्डिंग बनाते, कंक्रीट डाल देते, तो वो 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए बंजर हो जाती है वो जमीन, उस पर खेती नहीं कर सकते। बट अगर मान लीजिए आप ऐसी चीज बनाएं उसके ऊपर जो कि रिवर्सिबल हो, कि जिसको आप हटाएं तो खेती भी कर सकें, इसे बोलेंगे रिवर्सिबल डेवलपमेंट। कि आपको कभी भी जमीन की जरूरत पड़ी तो आपने उसको हटाया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, और आपने वहां खेती कर ली। बट वो भारत जब आजाद हुआ था तब भारत के पास इतनी जमीन थी जितनी चाइना, जो भारत से 4 गुना बड़ा है, उतनी खेती की जमीन उसके पास नहीं थी उस वक्त। पर आज की डेट में भारत की खेती की जमीन चाइना से बहुत कम है, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ खेती की जमीन बनाई है और हमने अपनी खेती की जमीन उड़ाई है। बात समझिए। तो जब आप ऑयल पर इतना डिपेंडेंट है हमारा इकोनॉमी, उस वक्त में अगर सरकार सब कुछ में एफडीआई ले आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आएगी, तो वो जो कंपनीज है जो वहां पर ऑयल पर डिपेंडेंट है, वो आपके यहाँ पे आएगी और आपको ऑयल पर उतना डिपेंडेंट बना देगी कि आप ऑयल के बिना रह नहीं पाएंगे, और फिर आपको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा इन कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा कॉस्ट पर, और फिर आपकी इकोनॉमी, मतलब आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य। तो ये जो फार्म बिल है, जिसपे मैंने पहले उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए, उसमें भी इसके डिसएडवांटेज आपको आने वाले समय में दिखेंगे। कैसे? क्योंकि देखिए, एक तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे बोलते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज पे कौन सा किसान अपना सामान रख पाएगा? वही किसान जो बहुत सक्षम है, बहुत अमीर है, जो दे सकता है कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसा। वो कौन होगा? वो बड़े किसान होंगे। और बड़े किसान क्या करेंगे? छोटे किसान को बोलेंगे कि अरे भाई तुम तो कर नहीं पाओगे, तो ऐसा करो, तुम जितने छोटे किसान है उनका एक क्लस्टर बनाया जाएगा, वो एक बड़े किसान को अपना लीडर बनाएंगे, वो सब अनाज उसके पास रखवाएंगे, वो रखवा देगा कोल्ड स्टोरेज में, या वो करवा देगा ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब वो जमींदारी सिस्टम वापस से स्टैब्लिश हो जाएगा। और फिर छोटे किसान जो है धीरे धीरे करके इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जब वो छोटे किसान इनको बेचने लगेंगे अनाज, तो आपकी मंडी तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, क्योंकि एमएसपी का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं। और एमएसपी का क्लॉज इसीलिए नहीं दे रही है सरकार उसमें, क्योंकि फिर प्राइवेट कंपनियां भाग जाएंगी, एमएसपी आ जाएगा तो ये प्राइवेट कंपनियों को जो वादा कर दिया गया है, वो वादा खिलाफी न करने के लिए अब वो उसको उसमें ऐड नहीं करेंगे। और फिर धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी? जब 7-8 साल हो जाएंगे, तब प्राइवेट कंपनियां आउटसोर्स करना बंद कर देंगी। क्यों कर देंगी बंद? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आपकी जमीन खरीद लेंगी। एमवे ने क्या किया है सोच के देखिए, वॉलमार्ट ने यूएस में क्या किया है सोच के देखिए, या पढ़ के देखिए। तो देखिए पेप्सी ने क्या किया था साउथ इंडिया में, कि जमीन का पानी खराब हो गया, दूषित हो गया था। केस स्टडी है, पढ़ के गूगल कर लीजिए पेप्सी के बारे में, कि उसने साउथ के एक गांव है वहां पे, मतलब लोग मरने लगे थे
जमीन का पानी खराब हो गया था। तो ये जब प्राइवेट कंपनीज है, ये जब आउटसोर्स करना बंद करेंगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है। कोई भी प्राइवेट कंपनी किस पे चलती है, कोई भी कंपनी किस पर चलती है, प्रॉफिट पर चलती है। तो अब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट ऐसे बढ़ेगा कि भाई पहले स्टार्टिंग में तो आप पैसा फेंक के दीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे क्या करिए कि सबके फील्ड्स, अब हमको प्रॉफिट होना है तो हमको खर्चा अपना कोल्ड स्टोरेज का कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोर्ट का कैसे निकालेंगे, भाई किसान से लेना पड़ेगा। तो किसान को बोलेंगे भाई हमको तो फायदा उतना है नहीं, आप ऐसा करिए, हमको पैकेजिंग करना है, मार्केटिंग करना है, उसको जो है एक्सपोर्ट करना है, उसको जो है क्वालिटी चेक होना है, उसमें साइज देखना है, टमाटर का, आलू का साइज वैसा होना चाहिए। तो उसको कितने किसान मीट कर पाएंगे जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो? अच्छी टेक्नोलॉजी किसके पास होगी? बड़े किसानों के पास होगी। तो बड़े किसान क्या करेंगे, जितने छोटे किसान हैं उनको क्लस्टर बना के उनकी जमीन ले लेंगे, और जब उनकी जमीन ले लेंगे तो बड़े किसान खेती करेंगे। उसके बाद बड़े किसानों से ये कंपनियां ले लेंगी जमीन, उसके बाद कंपनियां उगाएंगी खेत में सामान, सारे अनाज और सब चीज, और आप जाएंगे मॉल और मॉल में से आप सामान खरीदेंगे। बात को समझिए। इसीलिए पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जमीन, पंजाब हरियाणा और वो बेल्ट की जमीन जितनी है वो बहुत फर्टाइल है, सोना उगलती है वो जमीन, और उनको जमीन की कीमत पता है, उनको जमीन को वो मां मानते हैं, इसलिए वो अपनी जमीन को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं सरकार की चाल। और सरकार ये जो कर रही है ना, इसका जो नुकसान होगा आने वाले 15 साल के बाद, हो सकता है 10 साल 15 साल के बाद दिखेगा, तब बहुत एजिटेशन होगा, लेकिन तब कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि किसान बचेंगे ही नहीं किसी भी तरीके से। आपको मॉल में मिलेगा तब, देखिए फिर कुछ साल के बाद आपको पैकेज, जैसे आप विदेशों में देखते हैं ना कि भाई पैक सामान मिलता है एकदम चमचमाता हुआ, संतरे जो हैं वो थर्मोकोल में हैं और आम जो है वो थर्मोकोल में है, तो फिर उसके ऊपर पन्नी लगी हुई है, तो उसके ऊपर फिर वो ऐसा जोड़ करके फिर एक आम जो है $20 का बिक रहा है। तो आपके यहाँ पे समझ लीजिए ऐसी ही परिस्थिति हो जाएगी, और फिर आप आम खरीदने जाइएगा, आज आप एक कैरेट भी खरीद सकते हैं शायद 600-700 रुपये में, फिर तो आपको 600-700 रुपये में 1-2 किलो आम मिल जाएगा बस। बात समझ लीजिए, ऐसी हालत होने वाली है, क्योंकि भाई पैकेजिंग होगा और फिर कंपनियां बनाएंगी, मॉल में सामान रहेगा। आज ही आप देखते हैं मॉल का प्राइस और मंडी का प्राइस है, अब जो सब्जी मंडी होती है, क्योंकि ये बचेंगे ही नहीं ना सब्जी मंडी में बेचने के लिए, क्योंकि इनके पास होगा ही नहीं वैसा, मतलब इनके पास पहुंचेगा ही नहीं सामान, और फिर वो मॉल वाले सब बेचेंगे। वो क्या करेंगे, मॉल फिर क्या करेगा बता रहा हूं आपको। मॉल जो है खेत किसानों को उन्हीं की जमीन पे एम्प्लॉयमेंट देगा, क्योंकि जमीन तो सब कंपनियां ले लेंगी, लेकिन कंपनियों को अब चाहिए लेबर जो खेत में काम करे, तो यही किसान लोग लेबर बन के वहां काम भी करेंगे, और सरकार बोलेगी देखिए हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है। भारत में कृषि खेती करने वाले 60% लोग हैं जो खेती करते हैं, इन सभी को एम्प्लॉयमेंट उन्हीं की जमीन पे दे दिया जाएगा, और ये लोग उस पर टिल करेंगे लैंड को, और कंपनियां जो है मालिक रहेंगी, फिर कंपनियां उसको बेचेंगी ले जा करके, इनको तनख्वाह मिलेगी, इनकी जमीन जा चुकी होगी, और आपको सामान जो है मंडी में मिलेगा नहीं, जहां पे लोकल मंडी में जहां पे आप जाते हैं आज भी हरी सब्जियां लेने के लिए, वहां नहीं जाएंगे, फिर आप मॉल में जाएंगे आप सब्जियां लेने के लिए, फिर आपके पास कुछ सेविंग बचेगी नहीं, आपका सारा सामान सेविंग्स जो है खत्म हो जाएगी खाने पीने का सामान और डेली नीड्स में। और उसके बाद आपके जब आपके बैंक बैलेंस में कुछ बचेगा ही नहीं, तो जब भी रिसेशन कभी आएगा तो भारत उसका सबसे ज्यादा हिट होने वाला देश होगा, जो 2008 में नहीं हो पाया। तो विदेशी ताकतों को ऐसा लगा कि भाई ये तो कैसे बच गया, इसलिए बच गया भारत क्योंकि भारत के लोग सेविंग्स बहुत करते थे, तो भारत में इतना इफेक्ट नहीं पड़ा भारत की इकोनॉमी को, क्योंकि ये अनटच्ड थी। हमने इतना ज्यादा लिबरल नहीं कर दिया था अपनी इकोनॉमी को। बट आज की डेट में ये सरकार जो पहले बहुत विरोध करती थी एफडीआई का, इसने प्लेन से लेकर के फिर अब ट्रेन, फिर उसके बाद अब खेत तक पहुंच गए। भाई ट्रेन किए ठीक है, प्लेन किए ठीक है, समझ में आता है, खेतों को क्यों कर दिया, किसानों को क्यों कर दिया? बहुत पीड़ा की बात है। मतलब मैं इस सरकार को मतलब कोई बुराई मैं ऐसी
इस सरकार से ये नहीं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्राइक की, बड़ी अच्छी बात है, आप चाइना से के खिलाफ खड़े हुए, अच्छी बात है। बट ये क्या कर दिया, फार्म बिल क्या कर दिया, पूरा गड़बड़ हो गया सब। मतलब और अनपढ़ कुछ नेता आ जाएंगे आपको समझाने के लिए, अरे बड़ा विकास होगा, बहुत विकास होगा, और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे भाई ये तो मैं बता रहा हूं बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसी ही हालत हो जाएगी कि आपको मतलब कोई चॉइस ही नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ मॉल ही आपका चॉइस है। आपका वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोड्यूस कुछ करते नहीं है। हमने ऑलरेडी एग्रीगेरियन इकोनॉमी से सर्विस इकोनॉमी पे गए, हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। मैन्युफैक्चरिंग तो अभी हम चालू करने जा रहे हैं, धीरे धीरे चालू कर रहे हैं। और ये मत कहिएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है ये यही सरकार लेके आई, नहीं। आप 5 ईयर प्लान देखिए मनमोहन सिंह का, वहां से शुरू हुआ था जब ये मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था। मैं कांग्रेस नहीं बोलूंगा, मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था उस पर जोर देना, और उसी पॉलिसीज पे आगे बढ़े हैं बीजेपी। और बट मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसने एफडीआई नहीं किया था, क्योंकि विपक्ष ने बहुत ही जोर से विरोध किया था। बट इस बार फार्म बिल में बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया कि इनको मतलब पूरे तरीके से मतलब ये बिल जो है बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। अब तो हो ही गया है पास, और लोग अंधे हो गए हैं इसके पीछे। बहुत सारे मैंने मॉल के बच्चे, वो जो रंगीन बच्चे होते हैं ना, वो जो कभी खेत में गए नहीं होंगे कभी, है ना, वो कॉन्सेप्ट कुछ समझते नहीं होंगे, कभी कभी देखा नहीं होगा उन्होंने कभी किसान का चेहरा, वो बच्चे समझा रहे थे। 36,000 लाइक थी कि खेती किसानी मतलब ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वो जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए आया था मंडी, और वो मंडी से में बहुत बिचौलिए थे जिनकी वजह से दाम जो है बढ़ जाता था। लेकिन अब ये अच्छा हो जाएगा क्योंकि बिचौलिए, अरे बिचौलिए गए थोड़ी हैं, अब बड़ा मोटा बिचौलिया आ गया है, अच्छे से चूना लगाएगा। और छोटा किसान जितना है वो सब, जितना भी गलतफहमी में रह लो, वो तो आने वाला समय बताएगा जब प्राइवेट कंपनियां आएंगी और जब बहुत सारा टीम टाम बतियाएंगी, और उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं होगा और उन्हीं को बेचना पड़ेगा, और आपका सामान आपके सामने से खींच के ले जाएंगी, और फिर आप कुछ कर नहीं पाइएगा, फड़फड़ा के रह जाइएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा देखिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल रहेंगे ना। आज ही के डेट में किसानों का क्या हालत है, और जब ऐसी प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी और वो आपसे सामान खरीदेंगी, कोल्ड स्टोरेज रहेगा, तो इतने सारे टेक्निकलिटीज रहेंगी उसमें भी। तो एक बड़ा किसान रहेगा और वो बोलेगा ही ऑब्वियसली छोटे किसानों को, तो तुम मेरे को दे दो, मैं आगे बेचता हूं। तो वो थोड़ा 10 रुपए जोड़ करके बेचेगा, आगे प्रॉफिट तो वो भी कमाएगा, और वो लॉस वो लोग कमाएंगे। और जो प्राइवेट कंपनीज का तो पूरा बिजनेस ही प्रॉफिट पे बेस्ड है, तो वो अल्टीमेटली वो आउटसोर्स बंद करेंगे और खेती किसानी शुरू करेंगे, और आपको जो है अपने खेत पर रोजगार दे देंगे। तो आपको रोजगार भी मिल जाएगा, आप खुश भी हो जाएंगे। और फिर जो भारत की से मतलब फिर भी कोई नेता जो है सरकार में से वो बोल सकता है कि भाई सेना तो लड़ रही है। मतलब ऐसे लॉजिक फार्म बिल के ऊपर एकदम मुझे समझ से परे है ये फार्म बिल। और मैं इसको मतलब मेरे को भारत सरकार की जितने भी, भाई आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा काम किया, 10 बार करना चाहिए, ठीक है। मैं तो मानता हूं कि पीओके भी हमको ले लेना चाहिए, ठीक है। और जो है चाइना को ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन भी ले लेना चाहिए। और हमको जो है 35A हटाया हमने, अच्छा किया। 370 हटाया, बहुत अच्छा किया, बहुत पहले हट जाना चाहिए था, बहुत अच्छा काम किया। मतलब मैं इसके लिए तो वोट दिया है हम लोग कि भाई आप चुन के आइए फिर हटाइए,
मैनिफेस्टो में आपने काम किया, आपने जो है बहुत सारे और काम किए, चलिए अच्छा है, पर फार्म बिल क्या है, क्यों है, ये मेरे समझ में नहीं आया। और किसी भी लॉजिकल पर्सन को जिसके पास कॉमन सेंस है उसको समझ में नहीं आएगा। और ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिएगा, 10 साल के बाद देखिएगा, पता चलेगा क्या होगा भारत की हालत और आपकी जेबों पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि तब जो आप रोड पे जाते हैं, साइड में सब्जी वाला दिख जाता है, आप सामान खरीद लेते हैं ना, ये हालत रहेगी ही नहीं, ये बदलने वाला है ये सब। फिर आपको मिलेगा चमचमाती पन्नी में सामान सब, और उसी से लेना पड़ेगा जाके मजबूरी में। और फिर वो क्या देगा आपको पता है, इतने फर्टिलाइजर पड़ेंगे आपकी जमीन पे, जीएम फूड आपको खाना पड़ेगा, जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड फूड आपको खाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बात ही भूल जाइए, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज जब आपका लैंड लेंगी तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए लेंगी। एक्सपोर्ट करने के लिए इनको 1 एकड़ में जितना उगता है उससे 10 गुना उगाने की कोशिश करेंगे ये। जिस सीजन का फ्रूट नहीं भी होगा तो उस सीजन में उगाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए ये जीएम फूड बनाएंगे। इसके ऊपर भी मैंने आज से 7-8 साल पहले लिखा था, जीएम फूड मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आपको ऐसा अनाज बेचेंगे कि जानवर भी खाए तो मर जाए, तो न्यूक्लियर बम की क्या आवश्यकता है भाई। आपको जीएम फूड खिलाएंगे और फिर आपको जो है न्यूक्लियर बम, आपकी जनता ही ऐसी हो जाएगी निढाल, आपके बच्चे ही ऐसे होंगे जीएम फूड खाने के बाद। आपके जीन को अफेक्ट करेगा ना जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड फूड। और फिर उसके बाद आप सोच के देखिए कितना खतरनाक होगा जब सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथ में चला जाएगा। तो लोकहित की बात कैसे होगी, तब तो प्रॉफिट की बात होगी ना। और कोई भी कैपिटलिस्ट का कोई देश नहीं होता, प्रॉफिट होता है। कोई भी एक कैपिटलिस्ट है, अगर उसका 10 देश में बिजनेस है तो उसको 10 देश से प्यार प्रेम होगा, तब तो वो नहीं चाहेगा 10 देश आपस में लड़ जाएं और किसी भी तरीके से कहीं पे भी उसका विरोध हो, क्योंकि सब जगह उसका इंटरेस्ट है, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा भले ही वो देश आपका दुश्मन हो। तो इसीलिए तो जापान चाइना से में जितनी कंपनी है उसकी उनको जो है पैसे दे रहा है, उसको छूट दे रहा है, उनको जो है एक तरीके से बेल आउट पैकेज दे रहा है, जिससे कि वो कंपनियां चाइना छोड़ सकें, जो उनका दुश्मन देश है। सोच के देखिए, जीएम फूड आपको खाना पड़ेगा, ये सोच करके मेरे को बड़ा दुख होता है, क्योंकि बहुत फर्टिलाइजर्स पड़ेंगे, प्रॉफिट तो चाहिए कहीं से, बहुत कुछ पड़ेगा, उसके बाद वो फूड आपके थाली तक पहुंचेगा तो ऑर्गेनिक जैसा कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के हाथ में सब जा रहा है। और उसके लिए उनको प्रोसेसिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, कोल्ड स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ये सभी चीज़ पे कॉस्ट लगेगा। ऑयल आपके पास है नहीं। अब आप न्यूक्लियर पावर की बात करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, यूएस में एक पूरा बॉर्डर है, बहुत बड़ी कंट्री है, 4 टाइम्स आपसे बड़ी एक पूरा बॉर्डर है, जहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट वो डिपॉजिट डुबाते हैं। वहां पे वो कोई फौजी नहीं लगाते, पता है क्यों? क्योंकि वहां से अगर फ्लाइट प्लेन भी एक बार क्रॉस हुआ तो वहां खतरा है कैंसर होने का, इतनी रेडिएशन है। तो आपका भारत जैसा देश कैसे करेगा ये?